इस सेक्शन मैं अभी 194 क्यू डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर 194 क्यू के अंदर 2000 बजट 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सेक्शन को पहले समझने के लिए सबसे पहले ये समझें कि ये सेक्शन किस सेक्शन से रिलेटेड था। इससे पहले 2020 में सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 206C1H, जिसके अंदर सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करे। लेकिन इस सेक्शन के अंदर वो 2021 में ये सेक्शन के अंदर बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सेलर्स के बिहाफ पे वो टीडीएस कलेक्ट करे। तो टीडीएस और टीसीएस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे क्यों है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके कि इस सेक्शन को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं और कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं शेयर करता हूँ आपको अपना जो भी रिकॉर्ड मैंने अपनी प्रिपरेशन की है उसके ऊपर। 194 क्यू से जो सेक्शन है बजट 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल है। इसके अंदर जो टैक्स टी डी एस रेट है 0.1% टी डी एस रेट से डिडक्ट करना होता है। और इसके अंदर सब बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि बायर्स अपने वो सेलर्स के बिहाफ पे टी डी एस डिडक्ट करें। तो टी डी एस कब काटा जाए, इसके लिए ये प्रोविज़न क्या है कि अगर बायर बायर का टर्नओवर जिस ईयर में हम परचेज करते हैं उसके प्रीवियस ईयर में बायर्स का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है और सेलर से वो 50 लाख से ज़्यादा का परचेज करता है, तो 50 लाख से ज़्यादा के ऊपर वो 0.1% से टी डी एस काटने की लाइबिलिटी उसके ऊपर आती है। तो इस प्रोविज़न को हम आगे समझते हैं इसके के लिए कि तो इसके पॉइंट्स हमने डिफाइन किया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। उसमें है प्रोविज़न रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड अंडर सेक्शन 194 क्यू, time of tax deduction on purchase of good under section 194Q, rate of TDS deduction under section 194Q, effective date of applicability of provision under section 194Q, exemption available under section 194Q, and other important points related to section 194Q और एग्जाम्पल रिलेटेड टू 194Q। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे कि और ज़्यादा क्लियरिटी बन जाएगी इससे इस सेक्शन को समझने के लिए। इस सेक्शन के हिसाब से अगर बायर इस सम अगर किसी रेजिडेंट सेलर से कोई भी अमाउंट परचेज करता है और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर टी डी एस काटने के। बायर्स का डिफाइन किया हुआ है कि अगर बायर से पर्सन हैविंग टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीट टर्नओवर एक्सीडिंग 10 करोड़ इन इमीडिएट प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्पेसिफिक परचेज ऑफ द गुड टेक प्लेस। जिस साल में ये हम गुड परचेज करते हैं उसके प्रीवियस ईयर में अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ज़्यादा है, तो वो हमारे बायर्स इसके ऊपर हमारे ऊपर अप्लीकेबल होगा। और अगर हम अपना कोई भी परचेज करते हैं जो कि किसी एक वेंडर से 50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा की वैल्यू पे 0.1% टी डी एस डिडक्ट करना होगा। टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194Q, TDS on purchase of good to be deducted by buyer within early of the following dates. First, at the time of credit, the sum into the account of the sellers, or at the time of payment of the sum thereof. तो या तो हम क्रेडिट करते समय या पेमेंट करते हुए जो भी अर्लियर होगा, जैसे कि टीडीएस के केस में होता है, सेम इसके केस में भी अप्लीकेबल होगा। Buyers is liable to deduct TDS at the rate 0.1% purchase value over 50 लाख रुपीज़। इन केस ऑफ पैन नंबर, अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो ये टैक्स रेट जो है 5% हो जाएगा।
इसके अंदर जो एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है, अगर इस ट्रांजेक्शन 194 क्यू अप्लीकेबल नहीं होगा, अगर किसी ट्रांजेक्शन पर टीडीएस सेक्शन के अंदर अगर टीडीएस अप्लीकेबल है, काटना प्रोविजन है, काटने की प्रोविजन है, या टीसीएस काटने के प्रोविजन हो, एक्सेप्ट 206(1)(1)(c)(h) के 206(c)(1)(h) के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। टीडीएस इज ऑल्सो डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194Q अगेंस्ट एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट और एनी अदर अकाउंट in the books of account of the person liable to make payment to the such income. Transaction here in TDS is deductible the both provision under section 206(c)(1)(h) and section 194. Under this case TDS deductible only under the section 194Q. अगर दोनों ही सेक्शन अप्लाई कर होते हैं 206(c)(1)(h) और 194Q, तो 194Q के अंदर TDS अप्लीकेबल होगा। Provision of section 192 not applicable when the seller is non-resident. In case of buyers fail to comply the tax deduction provision covered under the section 192, then the provision of section 40A1A, there would be disallowance of the expenditure up to the 30% of the value of the transaction. अगर TDS अगर नहीं काटते हैं तो टैक्स ऑडिट के अंदर ये 30% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू आपका डिसअलाउ हो जाएगा। And specifically mentioned the provision article applies the purchase of the both type of goods, that is a capital and service रेवेन्यू। किसी भी अगर हम कैपिटल परचेज भी करते हैं, रेवेन्यू परचेज करते हैं, तब भी एक सेक्शन अप्लाई होता है। अब हम एक रिलेशन समझें 194Q और 206(1)(h) के लिए। फॉर पॉइंट ऑफ परचेजर साइड से अगर हम देखते हैं और परचेजर की अगर टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ज़्यादा है और वो 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू की सेलर से परचेज करता है, तो उस केस में 194Q अप्लीकेबल होगा। अगर 50 लाख से कम की वैल्यू का करता है तो न TDS अप्लीकेबल होगा न TCS अप्लीकेबल होगा, बशर्ते कि सेलर्स की टर्नओवर 10 करोड़ से कम हो। सेकेंड ऑफ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेलर्स की अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और वो 50 लाख से वैल्यू से ऊपर का ज़्यादा सेल करता है और उस केस में बायर्स की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, वैसे केस में 194 की प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। अगर बायर्स का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और सेलर्स का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसे केस में 206(1)(c)(1)(h अप्लीकेबल होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको कि 194Q और 206 के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन कब क्या अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि एक बायर, ये जो बायर है उसका टर्नओवर 50 करोड़ का है और वो परचेज 20 से परचेज करता है 52 लाख के रुपये का मटेरियल। तो उसके अंदर चूँकि उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 94Q अप्लाई हो जाएगा। और ऐसे केस में 50 लाख से ऊपर का जो टर्नओवर होगा, यानी कि 2 लाख, वो चूँकि 52 लाख का परचेज कर रहा है तो 2 लाख पे वो 0.1% से यानी 200 रुपये का TDS उसमें अप्लाई करेगा। सेम दूसरे केस में दूसरा केस लेते हैं कि अगर जो बायर्स हैं, बायर्स का टर्नओवर 40 करोड़ है और बायर्स अगर 60 लाख का माल परचेज करता है वाई से और वाई का टर्नओवर 15 करोड़ का है, तो इस दोनों को इसको अप्लाई करते हैं, को डिफाइन करते हैं कि बायर्स का टर्नओवर 40 करोड़ है और सेलर का टर्नओवर 15 करोड़ है। दोनों ही केस में आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, यानी दोनों सेक्शन 194Q और 206(1)(h अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो 194Q के अंदर 190 के अंदर TDS अप्लीकेबल होगा, जबकि 206(c)(1) के अंदर इसमें TCS अप्लाई नहीं होगा। तो इसके केस में अगर हम देखें तो अगर अप्लाई होता है 194Q में तो बायर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है TDS काटना, और वो 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पर, मतलब 50 लाख से ऊपर जो भी वैल्यू है, यानी 10 लाख 60 लाख का चूँकि परचेज अमाउंट है तो 10 लाख के ऊपर 0.1% यानी 1000 रुपीज़ का वो TDS डिडक्ट करेगा। अब ये आपको क्लियर हो गया कि 194Q सेक्शंस कब अप्लाई होगा और किस तरीके से उस पर TDS अप्लीकेबल होगा। और इसको और ज़्यादा क्लियर समझने के लिए हम कुछ फ्रीक्वेंट ऑफ क्वेश्चन भी हैं जो कि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि ऑन विच टाइप ऑफ एसएससी सेक्शन 194Q अप्लाई। तो ये किसी भी पर्सन के जिसका कि टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ज़्यादा है, immediately preceding the financial year in which purchase good was purchased,
या कैरिड आउट, तो उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो टर्नओवर है अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इस केस में आपको 194 क्यू अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ द टीडीएस। टीडीएस रेट 0.1% होगा, और सम अगर जो भी सम 50 लाख से ऊपर अगर वैल्यू है तो उस पर वो टीडीएस अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो ये टैक्स रेट जो है 5% हो जाएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टाइम किसी भी दो दो पॉइंट है जिसपे कि टीडीएस अप्लीकेबल होता है। पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी सम हम क्रेडिट करते हैं सेलर्स के अकाउंट में, अपने बुक्स पे अकाउंट में, या कोई भी सम जो कि हम अगर पेमेंट करते हैं, जो भी पहले हो जैसे टीडीएस के केस में अप्लाई होता है वही सेम चीज़ इसके अंदर भी अप्लाई होगा। Whether section 194Q apply if some referred in subsection 194 is credited to any account, whether called suspense account or any other names in the books of account, the person liable to pay such income. Yes, अगर सेलर्स के बिहाफ पे किसी भी अकाउंट्स में अब आप क्रेडिट करते हैं या सस्पेंस अकाउंट में करते हैं या किसी अदर्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उस पर टी डी एस 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा। ऑन विच ट्रांजेक्शन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 94 भी नॉट अप्लीकेबल। ये दो केसों में अप्लाई नहीं होता। पहली केस ये है कि अगर 194 की अगर कोई जिस ट्रांजेक्शन पे कि इस सेक्शन के अंदर अगर टी डी एस अप्लीकेबल है, यानी 194 ओ के अंदर अगर टी डी एस अप्लीकेबल है तो वो 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। इसके ऊपर अगर किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स कलेक्टेड एट 200 के प्रोविजन अप्लाई हो रहा हो, एक्सेप्ट कि 200 C1 के अंदर ना हो। Is this provision is applicable on transaction carried through the various exchange, stock exchange and clearing corporation? इसमें अभी सीबीडीटी बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन गाइडलाइन इशू किया है 30 जून 2021 को, जिसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग एजेंसी के थ्रू अगर ऑपरेट होता है और कोई भी सिक्योरिटी के ऊपर ये ट्रांजेक्शन अप्लाई नहीं होगा। Whether the provision under section 194Q applicable on payment or credit made before 30 जून 2021। इस केस में ये क्लियर समझना जरूरी है कि अगर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ क्रेडिट एंड पॉइंट ऑफ पेमेंट, ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर 1 जून जुलाई 2021 से पहले होता है तो ये नहीं अप्लाई होगा। या दूसरा पॉइंट ये भी समझना जरूरी है कि हम इस सेक्शन के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2000 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 है। तो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में अगर हम किसी वेंडर से 50 लाख का पेमेंट करते हैं या वेंडर को 50 लाख की पेमेंट करते हैं या 50 लाख की परचेज करते हैं तो वो 50 लाख की क्रेडिट लिमिट को के अंदर कवर हो जाएगा। और उसके बाद 1 जुलाई के बाद हम कोई भी सेल या कोई भी परचेज हम उस वेंडर से करते हैं तो उस पर टीसीएस अप्लीकेबल हो जाएगा, टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। वेदर नॉन रेजिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 194Q। इसमें ये क्लियरली डिफाइन किया हुआ कि द नॉन रेजिडेंस बायर से अगर हम कोई परचेज करते हैं तो 194Q अप्लाई नहीं होगा, बशर्ते कि उसका इंडिया में कोई परमानेंट रेजिडेंट ना हो। Whether tax is tax to be deducted when the seller is a person whose income is exempted। अगर किसी एक्ट के अंदर किसी पर्सन की एक इनकम जो है 100% एग्जेम्प्ट किया गया है, सच लाइक जैसे कि आरबीआई एक्ट या एबीडी एक्ट, तो वैसे केस में ये टैक्स ये 194 की अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पार्शियल एग्जेम्पशन के केस में ये अप्लाई हो जाता है। वेदर टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट। हाँ, ये अगर हमने क्लियर पहले भी क्लियर किया हुआ है कि ये पॉइंट दो पॉइंटों में से किसी भी कोई पॉइंट पे पहले अगर होता है तो 194Q के अंदर टीडीएस काटना जरूरी होता है, या तो पेमेंट पहले हो या क्रेडिट पहले हो। अगर पेमेंट पहले होता है, एडवांस होता है, तो उस पर हमें 194Q के अंदर टीडीएस काटना जरूरी होता है। हाउ द अप्लीकेबल application of section 194O 206C 1H और 194Q। ये कुछ इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे ऑपरेट करें, किस तरह से अप्लाई होता है ये।
अगर इफ अ TDS डिडक्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 194O, देन ट्रांजेक्शन विल नॉट बी सब्जेक्ट टू TDS अंडर सेक्शन 194Q। अगर 194O के पहले भी हमने ये क्लियर किया था कि 194O के अंदर अगर TDS अप्लीकेबल हो जाता है तो 194Q के अंदर TDS अप्लाई नहीं होता। If transaction is covered under the both purview 194EO and 194Q, then TDS will be deducted under section 194U only. अगर if transaction is both purview under 194O and 26061H, then TDS will be deductible on under section 194 under only and not under section 206C1H। अगर बोथ अगर ट्रांजेक्शन जो है 194Q और 206C1H के अंदर कवर्ड, दोनों के सेक्शन के अंदर कवर है, तो ऐसे केस में 194Q के अंदर TDS डिडक्टेबल होगा। So whether under section 194Q apply if buyer's turnover in the preceding year is 10 crore or less. If the turnover of the business carried by the buyer exceeds the rupees 10 crore, then section 194Q will be applicable. His non-business income will not be considered as the 10 crore limit. Whether TDS under section 194Q required to be deducted on GST, हमने ये पहले आप TDS सेक्शन के अंदर ये क्लियरली नोटिफाइड किया हुआ है कि GST पे TDS अप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि अगर इस सेक्शन के अंदर भी यही सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर हम बायर्स को क्रेडिट करते समय चूंकि हमारे पास बिल अवेलेबल होता है तो वैसे समय पे हमें GST की वैल्यू पता होती है, तो उस केस में GST के ऊपर TDS नहीं काटना है। लेकिन अगर एडवांस पेमेंट है उस समय GST की वैल्यू पता नहीं होती है तो पूरी एडवांस पेमेंट पे 194Q के अंदर TDS काटना होगा। हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ परचेज रिटर्न टू बी मेड अंडर सेक्शन 195। परचेज रिटर्न के केस में ये क्लियर है कि परचेज रिटर्न के केस तभी होगा जब आप परचेज को क्रेडिट करते हैं, तो परचेज के क्रेडिट करते समय 194Q के अंदर TDS ऑलरेडी कट चुका होता है। क्योंकि TDS ऑलरेडी कट चुका है तो परचेज रिटर्न से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अगर परचेज रिटर्न होता है तो जो बैलेंस TDS है वो सेम वेंडर के नेक्स्ट परचेज के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अच्छा, इज द टेक्स इज सेक्शन 194Q एप्लीकेबल टू द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड। यस, ये कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही परचेज के लिए अप्लाई होता है। इसके अंदर कोई डिफाइन नहीं है कि वो रेवेन्यू पे नहीं, कैपिटल गुड पे अप्लाई नहीं होगा, बट कैपिटल गुड पे अप्लाई होगा। Whether TDS to be deducted on purchase of immovable property by vendor डेवलपर के द्वारा अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किया जाता है तो गुड्स के डिफिनेशन में नहीं कवर होता है, इसलिए ये 294Q के डिफिनेशन अप्लाई नहीं होगा। Whether TDS is liable to be deducted on purchase of jewelry not connected with the business, एक्चुअली नॉट कनेक्टेड है तो बिजनेस का डिफाइन इसके अंदर किया हुआ नहीं है, इसलिए जो परचेज हम ज्वेलरी परचेज करते हैं चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो तो वो 194Q के अंदर कवर हो जाएगा। Whether additional allied out of pocket expenses from part of the purchase value of the good, इसके अंदर ये क्लियर है कि अगर हम परचेज करते हैं, परचेज बिल्स के अंदर अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मेंशन किया हुआ है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट होगा और उस पर 194Q के अंदर TDS कटेगा। अगर वो सेपरेटली बिल किया जाता है तो उसके ऊपर TDS नहीं कटेगा। Whether tax to be deducted on purchase of good from goods by one branch to another branch, चूँकि इंटिटी चूँकि सेम है इसलिए जो बायर्स और परचेजर को बायर्स को डिफाइन करने के लिए क्या है कि अगर बायर्स को लाइबिलिटी दी गई कि उसमें TDS कटे, चूँकि बायर ही थे सेम है तो इस पर ये 194Q का प्रोविजन इस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ ब्रांच ट्रांजेक्शन है तो इसके लिए 194Q अप्लाई नहीं होगा। Whether the buyer shall be treated as a assessee in default if the seller pay the tax due on the income declared in the return of income। TDS के प्रोविजन में ये क्लियर 201 के अंदर सेक्शन 201 में ये क्लियर किया हुआ है कि अगर जिसका TDS काटना है अगर वो पर्सन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस इनकम को दिखा रखा है और प्रॉपर टैक्स जमा करा रखा है और उसके केस लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से 226A फॉर्म के अंदर अगर डिक्लेरेशन लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो SSC डिफ़ॉल्ट के अंदर नहीं आएगा।
तो सेम प्रोविज़न यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर जो है सेलर्स ने इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रखा है और प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रखा है, टैक्स जमा कर रखा है, तो 26A की ए फॉर्म में हमें सर्टिफिकेट CSA सर्टिफिकेट लेने के बाद वो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट में, बायर्स जो है एसएससी इन डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस नॉट डिडक्टिंग या नॉट डिपोजिंग द टीडीएस? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपका जो है अगर टीडीएस नहीं करते हैं तो आपका टैक्स ऑडिट के अंदर इसके उसको डिसअलाउंस कर दिया जाएगा। 30% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है डिसअलाउ हो जाएगा। इज दिस टाइपल इंडिविजुअल और फॉर्म? इसके अंदर इंडिविजुअल और फॉर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि बायर्स को डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी पर्सन जो बायर्स के डिफिनीशन के अंदर कवर्ड होता है तो उसके ऊपर 94 की अप्लाई हो जाता है। इज इट अप्लीकेबल फॉर द गुड्स अलोन नॉट इंक्लूड द सर्विस? हाँ, ये सिर्फ गुड के ऊपर अप्लाई है, सर्विस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। विच इज बेस्ड ऑन द ईयर ट्रांज ईयर द थ्रेशोल्ड लिमिटेड 50 lakhs. The 50 lakh is to be considered in financial year and 50 lakhs exemption is for one financial year for a single seller. यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर की जो लिमिट है वो 50 लाख की है और वो एक ईयर से दूसरे साल में के लिए अलग हो जाता है। इसलिए एवरी ईयर ये लिमिट डिफरेंट होगा, ईयर वाइज ये लिमिट जो है ईयर वाइज होता है। ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स ऑन टेस्टिंग पर्पस, अगर कोई टेस्टिंग के लिए अगर कोई गुड्स करते हैं, भेजते हैं, तो सेल की डिफिनीशन में ये कवर नहीं होता है, इसलिए वो 94 क्यू के अंदर ये क्यू अप्लाई नहीं होता। थैंक यू। इसको सेक्शन को आप समझ चुके हैं। इसकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और कंप्लायंस पार्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एवरी पर्सन जो कि परचेज करते हैं या सेल करते हैं उन दोनों के लिए ही परचेज है। और इसलिए ये इस सेक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। थैंक यू।